गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका कि हम आज विधिवत अध्ययन करेंगे। और इससे पूर्व आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी अध्ययन कर चुके हैं, और इसकी जो पहचान होती है वो पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमारे फ्यूचर में होने वाले कार्य को निरंतर जारी करते हुए बतलाते हैं, जिससे हम समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, अर्थात वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं और उसके कार्य को खुद करते हैं कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके अंतर्गत जो एडवर्ब आती हैं वो है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस कॉन्स्टेंट, विद, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट कांस्टेंट, टुडे, टुनाइट, इटीसी। ये जो शब्द होते हैं एडवर्ब अर्थात हमारी क्रिया की विशेषता को बतला रहे होते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाले कार्य को स्पष्ट करते हैं कि ये कार्य निरंतर इस समय में जारी है। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर का अभिप्राय होता है वाक्य की संरचना। वाक्य को हम किस प्रकार से कैसे बनाएं, जो इसका एक बेस और एक आधार होता है। वो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हम जान जाते हैं कि ये हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इसकी जो खास बात होती है वो बी है। बी क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बीच जो अंतर को स्पष्ट करती है बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल अलग कर देती हैं। साथ में इसकी एडवर्ब में भी एडवर्ब भी वही थी, तो यहाँ पर एट दिस टाइम यानी फ्यूचर की एडवर्ब हमेशा एक सी होती है, मगर एट दिस टाइम आती है फ्यूचर के टाइम के साथ, तो निश्चित समझ लीजिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बात करते थे इसी के साथ हम सब्जेक्ट को जाने। सब्जेक्ट क्या है? कार्य का करने वाला, जो कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। अंग्रेजी में इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस सेल या बिल। सेल और बिल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, यानी जिस कार्य को किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। एंड अदर्स में क्या है? कर्ता क्रिया कर्म को छोड़कर जो भी वाक्य शेष होता है, जो भी वाक्य के अंत में शेष होता है उसे हम अदर्स कहते हैं। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में क्या है? एक ये नॉट अतिरिक्त आ जाता है, जो कि सेल और बिल के तुरंत बाद ही प्रयोग होता है, न कि बी के बाद। क्योंकि विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं? बी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और वहीं त्रुटि हो जाती है। आप ऐसा ना करें, बल्कि सेल और बिल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करें। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? ये यदि हिंदी वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। और अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ हो तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब सेल और बिल से प्रारंभ हो जाएगा। तो इन दोनों में यही अंतर आता है कि अगर क्या शब्द से पहले ही वाक्य में शुरुआत हुई है, क्या हुआ पढ़ रहा होगा, क्या हुआ खेल रहा होगा, तो यहाँ निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब सेल और बिल का प्रयोग हो जाएगा। वह कहाँ खेल रहा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? वेयर शब्द का प्रयोग पहले होगा। सेल और बिल के बाद सब्जेक्ट वही कार्य का करने वाला प्लस नॉट को भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि अगर नकारात्मक अर्थ है तो
अगर नकारात्मक अर्थ नहीं है तो हम इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कार्य का, जिस कार्य को किया गया वो ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को भी अवश्य लगाएंगे। ऐसे ही WH वर्ड जरूरत है तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये अंडरलाइन क्रॉस किया हुआ था। नोट को भी वही कि जरूरत है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं इसका नोट। ये सब कुछ जानने के बाद नोट, नोट का अभिप्राय कि हेल्पिंग वर्ब हम सेल और विल का प्रयोग कैसे करें। तो नंबर 1 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या आता है, आई और वी। तो आई एंड वी के साथ सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यू, दे, ही, सी, इट, नेम एंड ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने अपने हिंदी सब वाक्यों की पहचान को जान लिया, फिर उसकी एडवर्ब को जान लिया, स्ट्रक्चर को जान लिया, नोट को जान लिया, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस एक तरह से तैयार हो जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद हम तैयार करते हैं किसकी, एक्सरसाइज की बात करते हैं कि हम एक्सरसाइज इसको कैसे करें, अभ्यास में कैसे लाएं, इसको कार्य में कैसे परिणत करें, वो जानने के लिए हम एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज हमारी कितनी होती है, 3 प्रकार की, और 3 प्रकार में नंबर 1 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात एक दिए गए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें। और नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरें, अर्थात इसके अंतर्गत एक वर्ब दी हुई होती है और खाली जगह होती है डॉट डॉट करके, उसमें उस वर्ब को सही तरीके से फिल करना होता है, भरना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चॉइस MCQ, अर्थात जो मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ABCD 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक आंसर सही होता है और 3 आंसर गलत होते हैं। वो 3 को क्रॉस करते हैं और सही आंसर को हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसे हम सही स्थान पर भरते हैं, फिल करते हैं। और ये हो सकता है कि वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो तो उस ABCD जो 4 विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प वाला आंसर के बबल को डार्क करना होता है। तो इस तरीके से हमने तीनों एक्सरसाइज को समझ लिया। तो पहली एक्सरसाइज थी हमारे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, वाक्य लेते हैं, जिसको हम सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे, उदाहरण लिया पहला, आप कल इस समय अध्ययन कर रहे होंगे। आप इस समय कल अध्ययन कर रहे होंगे तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे क्या, यू विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, अर्थात आप कल इस समय अध्ययन कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो नेगेटिव में करने के लिए हमें क्या करना है, मात्र एक नॉट का प्रयोग करना है। नॉट कैसे लगाएं, यू विल नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब जो बिल है, बिल के तुरंत बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। इस तरीके से हमने अपना नेगेटिव सेंटेंस तैयार किया। अब बात करते हैं हम इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। इंटेरोगेटिव वो भी हेल्पिंग वर्ब वाला। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद WH वर्ड को करना चाहिए, साथ में हमें इसके नेगेटिव का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, विल यू बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमने ये विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले लिया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी वाक्य को हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव अर्थ में बदलेंगे। किस तरीके से, विल यू नॉट। तो अब हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को क्या किया, एक नेगेटिव सेंस में भी कन्वर्ट कर दिया, बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क। अब इसी को हम क्या करेंगे, WH वर्ड के साथ। WH वर्ड जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इनमें से हमने एक शब्द के साथ लिया
कि वाई विल यू बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, आप इस समय अध्ययन क्यों कर रहे होंगे। अब कहा कि इसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करिए, इसी को ही, तो अब इसी को नेगेटिव में भी कन्वर्ट किया तो वाई विल यू नॉट, इसमें नॉट को फिर इस्तेमाल किया, बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने एक वाक्य को अच्छे तरीके से तैयार किया और आप इसी तरीके से अभ्यास करें तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी से आप हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों को बना सकेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज बात कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करते हैं नंबर 2 में 1 द फार्मर डॉट 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 प्लाव, जैसा मैंने वर्ब कहा ब्रैकेट में दी होगी डॉट डॉट के बाद, ये वर्ब यहाँ लास्ट में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकते थे, तो प्लाव देयर फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। अब एट दिस टाइम जो मैंने एडवर्ब के रूप में बताया था तो ये एडवर्ब के रूप में आ गई टुमारो के साथ, फ्यूचर का जो समय है टुमारो उसके साथ एट दिस टाइम आ गया। इससे हमने पहचान लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो यहां पर क्या होगा फार्मर विल बी प्लाइंग, और इसको अंडरलाइन किया। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस द प्लेयर डॉट 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 प्ले क्रिकेट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम यानी इस समय नहीं, कुछ समय के बाद, अर्थात फ्यूचर को वो तक कर रहा है, फ्यूचर की ओर संकेत मिल रहा है हमें, तो ये भी फ्यूचर का एक एडवर्ब के रूप में है कि आफ्टर सम टाइम। अब द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग और इसको फिर अंडरलाइन किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी प्लेइंग के बाद क्रिकेट आफ्टर सम टाइम। अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं नेवर माइंड वी। अब यहां पर वी, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तो सेल, वी सेल वी टॉकिंग, और अंडरलाइन किया, क्यों सॉरी वेरी सून, बहुत जल्दी ही, अभी नहीं कर रहे, वेरी सून भी फ्यूचर को बहुत तक कर रहा है, ये भी एक अलग से एडवर्ब के रूप में है, इसको भी आप ध्यान में रखें और साथ साथ एडवर्ब के बीच इसे नोट कर लें कि ये हमारे एडवर्ब के रूप में टुमारो के साथ साथ कि आफ्टर सम टाइम या वेरी सून भी एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल आई के साथ सेल निश्चित रूप से आता है, तो क्या हुआ सेल, आई सेल बी लिविंग फॉर आगरा ऑन नेक्स्ट मंडे। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको भी जानकर अंडरलाइन कर दिया और ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने इसको एक्सरसाइज नंबर 2 को किया। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 की। नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चॉइस MCQ, अर्थात मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन। इसमें से 4 में से 3 जो विकल्प होते हैं वो निश्चित रूप से गलत होते हैं और उसमें से एक आंसर सही होता है, वही हमारा कहलाता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चॉइस। अब इसके अंतर्गत एक्सरसाइज एग्जांपल को लेते हैं। नंबर 1 दे डॉट 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 टीवी प्रोग्राम्स एट दिस टाइम टुमारो। अब इसमें जो विकल्प दिए हैं नंबर ए आर वॉचिंग, बी वर वॉचिंग, सी शैल बी वॉचिंग, डी विल बी वॉचिंग। तो जो 2 मोस्ट संभावित आंसर गलत हैं वो इस तरीके से किया कि ये आर वॉचिंग, बी वर वॉचिंग, वर वॉचिंग क्योंकि ये आर और वर दोनों पास्ट को और प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, जबकि सेल और बिल फ्यूचर को वो तक कर रहे हैं, जो कि हमारा टुमारो एडवर्ब दिया है। तो यहाँ पर सेल और बिल में से एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दे के साथ बिल सेट होता है न कि सेल, तो इसीलिए ये आंसर गलत है। और इसी सही को हमने क्या किया, यहाँ पर फिल कर दिया विल बी वॉचिंग।
और अंडरलाइन किया। अब बात करते हैं सेकंड, सम लेजी स्टूडेंट डॉट 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 एनीथिंग फॉर देयर फ्यूचर। अब बात करते हैं इसके विकल्प की, वर डूइंग, आर नॉट डूइंग, विल नॉट बी डूइंग, विल नॉट बी डूइंग, शैल नॉट बी डूइंग। तो इसमें से वर पास्ट का घोतक है, आर प्रेजेंट का है, ये दोनों आंसर गलत है। विल नॉट बी और शैल नॉट बी में से एक सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स के साथ शैल नॉट सेट नहीं होता, तो विल नॉट बी आएगा, इट इज द राइट आंसर। और हमने यहां फिल किया विल नॉट बी डूइंग। इस तरीके से ये हमारा दूसरा सही हुआ। थर्ड, लेबोरियस स्टूडेंट डॉट 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 देयर टाइम नाउ शैल नॉट बी वेस्टिंग, विल नॉट बी वेस्टिंग, हैज नॉट वेस्टेड, हैव नॉट वेस्टेड। तो हैज और हैव नॉट जो प्रेजेंट को शो करते हैं, ये आंसर गलत है। और इसमें से सही आंसर है शैल नॉट बी वेस्टिंग और विल नॉट बी वेस्टिंग में से। तो यहाँ जो शैल और विल स्टूडेंट्स के हिसाब से शैल नॉट बी गलत है, तो आंसर सही होगा विल नॉट बी वेस्टिंग, विल नॉट बी वेस्टिंग, और ये अंडरलाइन किया। अब नंबर 4, वी डॉट 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 ऑन फुट टू अवर विलेज इन नेक्स्ट ईयर। अब हमारे जो 4 विकल्प दिए हैं, ए शैल नॉट बी गोइंग, बी विल नॉट बी गोइंग, सी वाज नॉट गोइंग, डी वर नॉट गोइंग। तो इसमें से वाज नॉट गोइंग और वर नॉट गोइंग ये दोनों ही ऑलरेडी गलत हो चुके हैं हमारे, क्योंकि ये पास्ट के घोतक हैं। अब फ्यूचर के हिसाब से हमारा शैल और विल वाला सही है, तो हम देखेंगे वी के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, वी के साथ शैल आता है, तो शैल नॉट बी गोइंग, ये आंसर हमारा सही है। और इसको हमने फिलअप किया, शैल नॉट बी गोइंग। और बी वाला जो है आंसर गलत है। इस तरीके से हमने आसानी से सुगमता के साथ अपने कार्य को पूरा किया, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीख करके लाभान्वित होंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर आऊंगा। यहां पर विराम देता हूं। थैंक यू।